नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप सबको नमस्कार, आप सबको गुड इवनिंग दोस्तों आज ये एक जो क्लास है विशेष रूप पर दोस्तों जितने भी टॉपिक है दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न आते हैं एमपी टेट के लिए और दोस्तों जो यूपी टेट है उसके लिए विशेष है और दोस्तों वैसे सभी के लिए, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों सभी राज्यों में आती है, जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ होती है उन सब के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों हम जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से दोस्तों हल करने, इसके बारे में दोस्तों ये क्लास। तो देखिए दोस्तों, आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न अंतर्मुखी बालकों की विशेषताएं होती है। एक याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप पेपर देखिएगा, कल एमपी टेट का पेपर है, अधिकांश जो प्रश्न आते हैं दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं कि पूछी क्या जाती है विशेषता, लेकिन कई बार शब्द दे दिया जाता है दोस्तों, नई शब्द दे दिया जाता है। याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है दोस्तों प्रश्न में जो नई शब्द दे रखा होता है हमें नहीं दिखाई देता है। हमें ये याद रखना है पहली बात दोस्तों कि प्रश्न में नहीं है या नहीं है, इसमें पूछा क्या है। अंतर्मुखी जो बालक होते हैं उन बालकों की विशेषताएं होती है। सबसे पहले देखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल जुंग, और कार्ल जुंग ने दोस्तों व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया था। व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किसने किया था? कार्ल जुंग ने। कार्ल जुंग का आपको कहीं कहीं पर दोस्तों नाम मिलेगा कार्ल युंग। कार्ल युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे दोस्तों। पहला प्रकार बताया अंतर्मुखी व्यक्तित्व, देखिएगा। दूसरा बताया दोस्तों बहिर्मुखी व्यक्तित्व, और तीसरा जो प्रकार बताया दोस्तों उभयमुखी व्यक्तित्व। तो देखिएगा ये होते क्या है दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वो होता है जिसमें सब कुछ, अपनी भावनाएं, संवेग, मूल प्रवृत्तियां, अपने विचार, अपने दृष्टिकोण, अपनी भाषा, सब कुछ, अपनी विचारधारा अपने अंदर ही अंदर रखते हैं। उनका बाहर यानी बाहरी दर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो प्रकार जो वो व्यक्तित्व होते हैं कैसे होते हैं? अंतर्मुखी। और जो इनका जब बाहरी रूप में दिखाई देता है तो वो कैसे होते हैं दोस्तों? बहिर्मुखी होते हैं। उभयमुखी उनको कहते हैं जिनमें दोनों का मिश्रण पाया जाता है। अब प्रश्न है कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है। देखिएगा आपके सामने पहली विशेषता है, वे कक्षा के सभी से मेल जोल रखता है। देखिएगा वे कक्षा के सभी से मेल जोल रखता है। देखिएगा दूसरी है पाठ्यक्रम के सहभागी क्रियाओं में नियंत्रण भाग लेता है। तीसरी एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, और चौथी उपयुक्त सभी। तो देखिएगा दोस्तों, कक्षा में सभी मेलजोल रखता है, ये विशेषता बहिर्मुखी की होती है, अंतर्मुखी की नहीं होती है। और सभी सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, ये भी बहिर्मुखता की विशेषता होती है। और जो एकांत में रहते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? पहले का सही आंसर नंबर 3 होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न सही आ रहे थे दोस्तों। इसमें ये याद रखना है कि आपको पूछा क्या है, प्रश्न में नहीं है या नहीं है, ये याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न है मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, यानी मानव व्यक्तित्व या मानव का जो भी व्यक्तित्व होता है ये किसका परिणाम है? लालन पालन और शिक्षा का, इसके अलावा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। तो इसमें जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 2। देखिएगा आनुवंशिकता और वातावरण दोनों होगा। देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार का अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और आपके कल भी दोस्तों जो यूपी टेट का एग्जाम होगा इसमें से प्रश्न किस प्रकार का आता है? आपको कोई भी शब्द दे दिया जाता है मनोविज्ञान का, इस प्रकार से कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है। देखिएगा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला, या फिर हम यूं कह सकते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है, इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाता है, प्रमुख कारक होता है। और आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन आते हैं इस प्रकार के। ऐसा प्रश्न दोस्तों लगभग हर एग्जाम में हर बार आता है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन आते हैं। कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। देखिएगा नंबर 1 आता है दोस्तों वातावरण, नंबर 1 ऑप्शन वातावरण। नंबर 2 आता है दोस्तों वंशानुक्रम। देखिएगा नंबर 2 वंशानुक्रम। नंबर 3 आता है दोस्तों दोनों, और एक आता इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिएगा दोस्तों, इसमें से पूछा क्या है, यदि यहां पर शब्द आ जाए दोस्तों, प्रमुख शब्द आ जाए ऐसे में, यदि प्रमुख पूछा है तब तो होगा वातावरण, और यदि ऐसा आ जाए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है, यदि प्रमुख नहीं है तब इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों होगा। इस प्रकार से आता है। देखिएगा यहां पर प्रमुख शब्द नहीं है, इस कारण वंशानुक्रम और वातावरण दोनों रहेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यानी देखिएगा पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है। देखिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये कथन सही है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। देखिएगा दोस्तों, ये सही है ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों, सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है दोस्तों। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी ये जो अंतर करता है वो अंतर किस में करता है, लैंगिक अंतर करता है, यानी पुरुष और स्त्री के मध्य अंतर करता है, इसलिए हम यूं कह सकते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है ये कथन। आपसे ये पूछा, ये कथन है, ये कथन हो सकता है, किससे संबंधित, लैंगिक पूर्वाग्रहों से संबंधित, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, नंबर 3 होगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, जो ईक्यू होता है दोस्तों, ईक्यू होता है क्या है, ईक्यू का अर्थ होता है दोस्तों शैक्षिक लब्धि। ईक्यू का अर्थ क्या होता है, शैक्षिक लब्धि। देखिएगा शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों शैक्षिक लब्धि यानी EQ बराबर होता है क्या, देखिएगा EQ बराबर होता है दोस्तों, नीचे तो हमेशा दोस्तों चाहे किसी का भी सूत्र हो हमेशा CA आएगा, यानी क्रॉनिकल एक वास्तविक एज आएगा, और ऊपर आएगी दोस्तों एजुकेशनल एज इंटू 100। देखिएगा इंटू 100, ये जो सूत्र होता है दोस्तों, ये सूत्र पिछड़े जितने भी बालक होते हैं दोस्तों, जितने भी पिछड़े बालक होते हैं, उन पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो IQ होता है, IQ का सूत्र तो आपको पता ही है, IQ का सूत्र होता है MA/CA इंटू 100, MA यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ये होते हैं प्राप्त हुए प्रदत्त, मानक प्रदत्त, निकले हुए प्रदत्त और व्यक्तित्व प्रदत्त, यानी जितने भी प्रकार के ये लब्धि वाले होते हैं, चाहे वो बुद्धि लब्धि का हो, चाहे वो शैक्षिक लब्धि का हो, किसी से संबंधित हो, ये प्राप्त हुए प्रदत्त नहीं होते हैं, यानी हमने जो अचीव किए ये मानक ये नहीं होते हैं, ये मानक स्टैंडर्ड अचीवमेंट होते हैं। स्टैंडर्ड यानी किसी से संबंधित उसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करने वाले जो तत्व होते हैं, गुणवत्ता को प्रदर्शित करने वाले जो प्रदत्त होते हैं, उनको मानक प्रदत्त कहा जाता है। तो EQ और IQ क्या होते हैं दोस्तों, मानक प्रदत्त होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, नंबर 2 होगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, बुद्धिमत्ता का संबंध होता है। देखिएगा आपकी बुद्धि होती है और बुद्धि का जो विचार होता है, इसका संबंध किससे होता है, केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, यानी आप सेंट्रल चिंतन कर रहे हो, इसका मतलब बुद्धि से साथ संबंध है या नहीं है, इसका मतलब संबंध है। बहुआयामी कई दृष्टिकोण से चिंतन करते हो, बुद्धि को दर्शाता है। सृजनात्मक चिंतन से या सृजनात्मकता से यह भी दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, नंबर 4 होगा। यानी बुद्धि का संबंध दोस्तों केंद्रीय चिंतन से भी होता है। जितने भी प्रकार के चिंतन होते हैं उन सब का संबंध किससे होता है दोस्तों, बुद्धि से होता है। इसके अलावा दोस्तों सृजनात्मकता से भी किससे होता है, बुद्धि का संबंध होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, नंबर 4। अगला देखिएगा, बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है। बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता देखिएगा स्टर्न, बिने, टर्मन, इनमें से कोई नहीं। जो बुद्धि लब्धि है दोस्तों, देखिएगा प्रश्न पूछा क्या, बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है। यहां पर 2 प्रश्न दोस्तों आपको कंफ्यूजन करते हैं। एक तो आपको करता है दोस्तों जो बुद्धि लब्धि है, देखिएगा एक तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है दोस्तों, देखिएगा बुद्धि लब्धि के सूत्र के जन्मदाता पूछ ले आपसे, सूत्र के जन्मदाता, बुद्धि लब्धि के सूत्र के जन्मदाता। तो यदि सूत्र के जन्मदाता पूछ ले तो क्या होगा दोस्तों, टर्मन होगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है दोस्तों, देखिएगा बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है IQ बराबर MA/CA इंटू 100। तो CA इंटू 100 वाला सूत्र किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। तो बुद्धि लब्धि के सूत्र के जन्मदाता कौन होंगे, टर्मन होंगे। और बुद्धि मापन का सबसे पहले वैज्ञानिक जो मापन किया गया था, वो वैज्ञानिक मापन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। तब इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, नंबर 2 होगा, ये याद रखिएगा।
सबसे पहले बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था वो सूत्र स्टर्न ने दिया था। किसने? स्टर्न। और इनके साथ में एक मनोवैज्ञानिक और थे जिनका नाम था कुहलमान, और इनका जो सूत्र था वो उनका सूत्र था MA/CA। उसमें इंटू नहीं था, इंटू 100 वाला सूत्र टर्मन द्वारा दिया गया और आधुनिक रूप में यही सूत्र प्रचलित में है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों बुद्धि लब्धि के सूत्र के जन्मदाता टर्मन है। और बुद्धि मापन का सबसे पहले वैज्ञानिक मापन अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया, इसलिए बुद्धि मापन का जो जन्मदाता है वो हम बिने को मानते हैं। अगला देखिएगा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह संबंधित है। देखिएगा, इसका अर्थ यह है प्रश्न का दोस्तों, यदि आपने एक बार किसी भी क्षेत्र में अनुक्रिया की, यदि दूसरे क्षेत्र में आप अनुक्रिया कर रहे हो तो पहले वाले से संबंधित अनुक्रिया है। यानी किसी भी एक कोई भी बच्चा होता अतीत यानी बीती हुई परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थितियों में यदि अनुक्रिया करता है तो ये किससे संबंधित है? कौन सा नियम है? पहला सादृश्यता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है अभिवर्ती का नियम और चौथा है दोस्तों तत्परता का नियम। तो अभिवर्ती का तो नियम कोई होता ही नहीं है दोस्तों। तत्परता का नियम तैयारी से संबंधित होता है, तत्पर रहने के लिए प्रभावित करता है, तो इसका यह भी आंसर नहीं होगा। और प्रभाव का नियम दोस्तों परिणाम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड? परिणाम पर डिपेंड करता है। संतोष असंतोष को दर्शाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सादृश्यता का यह भी नहीं होता दोस्तों। जो प्रभाव का नियम है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि थॉर्नडाइक ने जो 3 मुख्य नियम दिए उनमें से एक नियम का नाम है प्रभाव का नियम। इसी को कहा जाता है दोस्तों परिणाम का नियम। जिस प्रकार का आपको परिणाम मिले उसी प्रकार से प्राणी क्या करता है? अनुक्रिया करता है। यदि आपने पहली बार कहीं अनुक्रिया की और आपको उचित परिणाम मिला तो दूसरी बार भी आप उसी प्रकार की अनुक्रिया करोगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 2 होगा, ये याद रखिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है? एक अध्यापक की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? एक अध्यापक की दृष्टि से। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकांश या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि इसमें कुछ बच्चे सीख सकते हैं, नहीं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अध्यापक की दृष्टि से जितने भी बच्चे होते हैं वो चाहे किसी भी दृष्टि का बालक हो, प्रत्येक बच्चे सीख सकते हैं। इसका आंसर 1 होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिएगा, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। यानी दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ रखा है। एक कॉलेज जाने वाली एक लड़की है जिसने अपना फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को कुंडी पर या खूंटी पर टांग दो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ से रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को कुंडी पर टांग देती है। ये उदाहरण किससे संबंधित है? देखिएगा दोस्तों, ये उदाहरण किससे संबंधित है? देखिएगा, ये उदाहरण जो है, उदाहरण ये है दोस्तों, एक लड़की कॉलेज से आती है, दरवाजा खटखटाती है, उसकी मां दरवाजा खोलती है और अपना जो बैग होता है दोस्तों वो बैग फेंक देती है और अपने बेडरूम में चली जाती है। ये दोस्तों कई दिन तक चलता रहता है। लड़की आती है, दरवाजा खटखटाती है, अपना जो बैग होता है वो बैग फेंक देती है, उसके बाद में अपने बेडरूम में चली जाती है। लेकिन एक दिन उसकी माँ ऐसा करती है, उसको कई बार कहती है इस बैग को कुंडी पर टांग दो, खूंटी पर टांग दो, लेकिन वो नहीं टांगती है। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ती है, बैग उसके हाथ में देती है और उसको घर से बाहर निकाल देती है। घर से बाहर निकालने पर वो घर से बाहर कई देर तक बैठी रहती है, उसके बाद में दरवाजा खटखटाती है। अब जब भी घर में प्रवेश आएगी तो वो अपने घर में अपने बैग को कुंडी पर टांगेगी, उसके बाद में अपने बेडरूम में जाएगी। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण किससे संबंधित है दोस्तों? ये श्रृंखलागत अधिगम से संबंधित है। किससे? श्रृंखलागत अधिगम से, या श्रृंखला अधिगम से संबंधित है। श्रृंखला अधिगम को दोस्तों कर्मित अधिगम भी कहते हैं। कौन सा अधिगम? कर्मित अधिगम भी कहा जाता है। और इसको प्रस्तुत किया था दोस्तों एडविन रे गुथ्री ने। किसने प्रस्तुत किया था? एडविन रे गुथ्री द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। एडविन रे गुथ्री ने यह कहा
कि व्यक्ति जिस श्रृंखला में मिस्टेक करता केवल उसी श्रृंखला को दोहराना चाहिए। यानी इस लड़की ने गड़बड़ क्या की, जो अपना कोट होता था, वो अपना बैग होता था, वो कुंडी पर नहीं टांगती थी, केवल इसी श्रृंखला को ठीक किया जाना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, नंबर 1 होगा। अगला देखिएगा, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता को दोस्तों हम कई नाम से जानते हैं। इसे दोस्तों अधिगम निर्योग्यता को हम LD कहते हैं, लर्निंग डिसेबल। यानी वह बालक जो अधिगम अक्षमता वाले बालक होते हैं उनका प्रमुख लक्षण होता है भागने की प्रवृत्ति होना। दोस्तों ये नहीं होता है। अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना यह भी नहीं होते हैं। अवधान संबंधी बाधा या विकार होती है। इनमें दोस्तों अवधान संबंधी विकार या बाधा होती है। अभिप्रेरणा का अभाव ऐसा भी नहीं होता, अभिप्रेरणा भी होती है। जिनमें अवधान संबंधी, अटेंशन संबंधी जितनी भी बाधाएं, जितने भी विकार होते हैं, उन बालकों को क्या कहा जाता है दोस्तों, अधिगम असक्षम बालक का कहा जाता है। कौन से बालक, अधिगम असक्षम बालक। इनमें कोई ना कोई विकार पाया जाता है और ये विकार अवधान से संबंधित विकार रहता है, जिसके कारण ये बालक भिन्न होते हैं सामान्य बालकों से और इनको अधिगम निर्योग्यता, अधिगम अक्षमता कई प्रकार के नाम होते हैं दोस्तों इसके। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। यानी दोस्तों जो भावनात्मक बाधा होती है इसको प्रदर्शित नहीं करता है। बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला भगोड़ापन, संलीनता। देखिएगा, बाल अपराध ये भावनात्मकता से संबंधित होता है, यानी भावना से संबंधित होता है। कमजोरों को डराना, इसका भी संबंध भावनात्मक बाधा से होता है। भगोड़ापन, इसका भी संबंध किससे होता है, भावनात्मकता से होता है। लेकिन प्रदर्शित कौन सा नहीं करता, संलीनता। जो संलीनता होता है दोस्तों, ये संलीनता जो संबंधित होता है ये व्यक्तित्व से संबंधित होता है। किससे संबंधित, व्यक्तित्व संबंधित। और इसके बारे में हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, जो हमारे पास में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक होता है, उनमें से ये क्रियात्मकता से संबंधित होता है। किससे संबंधित, क्रियात्मकता से संबंधित होता है संलीनता। अपने आप में लीन रहना एक प्रकार का क्रियात्मकता को दर्शाता है। अगला देखिएगा दोस्तों, पुरस्कार और दंड ये क्या होते हैं, किस प्रकार के अभिप्रेरक है दोस्तों। सकारात्मक है, इसके अलावा स्वाभाविक है, कृत्रिम है, या फिर दोस्तों ये अर्जित होते हैं। दोस्तों ये जो अर्जित होते हैं, कृत्रिम होते हैं, इसके अलावा स्वाभाविक होते हैं या सकारात्मक प्रेरक होते हैं। दोस्तों सकारात्मक प्रेरक, इनको हम सकारात्मक प्रेरक नहीं कह सकते। और इसके अलावा स्वाभाविक, ये स्वाभाविक भी नहीं है, अर्जित और कृत्रिम। देखिएगा ये जो प्रेरक होते हैं ये किस प्रकार के प्रेरक होते हैं दोस्तों, अर्जित प्रेरक होते हैं। पुरस्कार और दंड किस प्रकार के प्रेरक है दोस्तों, अर्जित प्रेरक है। बहुत सारे विद्यार्थियों के सही कमेंट आ रहे हैं, अर्जित प्रेरक होते हैं दोस्तों। क्योंकि जो सकारात्मक होते हैं वो तो अपने आप के अंदर से होते हैं, स्वाभाविक भी अपने आप से अर्जित होते हैं, और जो कृत्रिम होते हैं उनको प्राकृतिक भी कहते हैं। ये इस प्रकार के नहीं होते, अर्जित प्रेरक होते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, संवेगों की उत्पत्ति कहां से होती है, इमोशंस, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मूल भावना, यानी सबसे पहले उत्पत्ति किसकी होती है, भावना की, और उसके बाद में दोस्तों किसकी होती है, मूल प्रवृत्ति की। आपने ऐसा सुना होगा दोस्तों, मैकडूगल ने दिया था ये कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ में एक संवेग जुड़ा हुआ होता है। यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ में क्या जुड़ा हुआ होता है, संवेग। यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ में एक संवेग जुड़ा हुआ रहता है। तो जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति से किसका जन्म होता है, संवेग का जन्म होता है। गत्यात्मक क्रियाएं ये भी गलत है, पोषण इनका भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा सबसे पहले भावना और उसके बाद में मूल प्रवृत्ति, उसके बाद में क्या होते हैं, संवेग। तो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ में एक क्या जुड़ा हुआ रहता है, संवेग जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा किसने कहा, विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में दोस्तों कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई और 14 प्रकार के क्या बताए हैं, संवेग बताए हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, सीखने के नियम किसने दिए, फ्राइड ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, एडलर ने। सीखने के सबसे पहले नियम दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। थॉर्नडाइक के द्वारा 3 मुख्य नियम, कितने मुख्य नियम, 3 मुख्य नियम दिए गए। और थॉर्नडाइक के द्वारा दोस्तों 5 गौण नियम दिए गए, 5 गौण नियम दिए गए। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है सीखने के क्षेत्र में
यानी शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। इसलिए शैक्षिक मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है, वो जनक किसको माना जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को माना जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक है ये, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक, शैक्षिक मनोविज्ञान के इसीलिए जनक किसको कहा जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है ये किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? बाल्य अवस्था के लिए, पूर्व बाल्य अवस्था के लिए, किशोर अवस्था के लिए, उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। यानी जो प्रोजेक्ट विधि होती है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट विधि आपको इतना सा याद रखना है दोस्तों, विद्यार्थियों को लिए कार्य करने के लिए जितने भी दोस्तों कार्य होते हैं, वो यदि वो घर जाकर कार्य करते हैं, किसी योजना बनाकर जो कार्य किए जाते हैं उनको प्रोजेक्ट कार्य कहा जाता है। ये शैशव अवस्था के लिए उपयोगी नहीं रहती है, बाकी सभी अवस्था के लिए उपयोगी होती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 4 होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जन्मजात प्रेरक नहीं है। पूछा क्या? जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो देखिएगा, भूख होती है दोस्तों, ये जन्मजात होती है। प्यास होती है, ये भी जन्मजात होती है। नींद होती है, ये भी जन्मजात होती है। जन्मजात कौन सा नहीं है? आदत जन्मजात नहीं होती है। जो आदत होती है दोस्तों, ये आदत किस प्रकार की होती है? अर्जित अभिप्रेरक होती है। आदत किस प्रकार का? अर्जित प्रेरक होता है। भूख, प्यास और नींद ये जन्मजात होते हैं। देखिएगा, भूख, प्यास और नींद इनको मनुष्य अर्जित नहीं कर सकता। ये कैसी होती है? जन्मजात होती है। अगला देखिएगा, वाइकोटस्की बच्चों के सीखने से निम्नलिखित किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक और शारीरिक। 17 में देखिएगा, वाइकोटस्की दोस्तों बालकों के सीखने में, देखिएगा बालकों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानते हैं? सामाजिकता की मानता है। वाइगोटस्की कहता है कि जो मानव, देखिएगा, जो मानव समाज के साथ में जितनी अच्छी प्रकार की अंत्यक्रिया करता है, वह बालक उतना ही अधिक सीखता है। यह वाइगोटस्की की थ्योरी थी दोस्तों। इन्होंने सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसको माना? सामाजिकता को माना है कि बालक कहाँ सीखता है? समाज में सीखता है। और जो बालक समाज में जितनी ज्यादा अंत्यक्रिया करता है, वह बालक उतना ही अधिक सीखता है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? सामाजिकता से संबंधित है। अगला देखिएगा, व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है। देखिएगा दोस्तों, वंशानुक्रम की भूमिका याद रखिएगा। यदि आपसे वंशानुक्रम की भूमिका पूछ ले तो वंशानुक्रम की हमेशा भूमिका दोस्तों नाम मात्र की होती है। किसकी होती है? नाम मात्र की। और वो वातावरण की जो भूमिका होती है दोस्तों, वातावरण की भूमिका कितनी होती है दोस्तों? वास्तविक जो भूमिका होती है, वो वास्तविक भूमिका किसकी होती है? वातावरण की। और वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है नाम मात्र की। तो नाम मात्र की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका प्रमुख में और आकर्षक दोस्तों, इसमें नाम मात्र की भूमिका होती है। जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो वातावरण की होती है, और नाम मात्र की भूमिका किसकी होती है दोस्तों? वंशानुक्रम की होती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। देखिएगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? सफलता, असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, ये दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरणा नहीं है। बिना विचार जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, ये भी नहीं है। चुनौतीपूर्ण कार्यों में डटे रहने की प्रवृत्ति। देखिएगा, हमारे सामने जो भी चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं, संघर्ष वाले कार्य होते हैं, उन संघर्ष वाले कार्यों को करते समय यदि हम डटे रहते हैं, उन कार्यों को अपनी योग्यता के साथ में या अपनी योग्यता के द्वारा उन कार्यों को हम और अच्छे तरीके से करते हैं, इसका मतलब किस प्रकार की अभिप्रेरणा है दोस्तों? उपलब्धि अभिप्रेरणा। असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 3 होगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा होती क्या है? जो भी हमने उपलब्ध किया है उसके आधार पर यदि हम प्रेरित होते हैं तो उसको उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। और उपलब्धि अभिप्रेरणा दोस्तों जितने भी कठिन कार्य होते हैं, जितने भी संघर्ष होते हैं, संघर्ष वाले कार्य होते हैं, जितने भी चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं, उनको यदि करने में कोई बच्चा यदि डटा रहता है, इसका मतलब किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है।
अगला देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा, यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है दोस्तों, तो ये व्यवहार में परिवर्तन किसको दर्शाता है? सीखना को दर्शाता है। सीखना को क्या कहते हैं दोस्तों? अधिगम कहते हैं। सीखना को क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिगम कहा जाता है। देखिएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन दोस्तों यदि 3 कारणों के कारण आता है। किसके कारण? अभ्यास के कारण। इसके अलावा दूसरा जो आता है वो दोस्तों किसके द्वारा आता है? प्रशिक्षण के कारण। और तीसरा किसके कारण आता है दोस्तों? अनुभव के कारण। इनके कारण यदि आपके व्यवहार में दोस्तों यदि परिवर्तन जो आता है वो परिवर्तन यदि स्थायी परिवर्तन है तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। याद ये रखना है, केवल और केवल इतना से याद रखना है, आपके व्यवहार में परिवर्तन यदि स्थायी परिवर्तन है तो ही अधिगम है, वरना अधिगम नहीं है। अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। और ये अधिगम यदि 3 कारणों से आया है तो ही अधिगम है, वरना अधिगम नहीं है। तो यहां पर व्यवहार में आने वाला परिवर्तन देखिएगा स्थायी परिवर्तन है। किसके कारण आ रहा है? अभ्यास के कारण आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? अधिगम है। यहां पर यदि प्रश्न यह दे दिया जाता कि परिपक्वता के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम है, तो अधिगम नहीं कहलाता है। इन 3 कारणों के कारण यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन आया तो ही अधिगम है, वरना अधिगम है नहीं है। देखिएगा, सीखने के जो वक्र होते हैं, सीखने के जो वक्र, देखिएगा सीखने के वक्र होते हैं क्या है? अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य जो परस्पर बंधन होता है उसको रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम का वक्र कहते हैं। यानी अधिगम के वक्र दर्शाते हैं कि आपने कितना अधिगम कर लिया है, कितने समय में। तो ये सीखने की जो प्रकृति होती है इसके सूचक होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 1 होगा। देखिएगा, अधिगम का वक्र सामान्यतः वक्र इस प्रकार का होता है, नीचे हमेशा समय लिया जाता है और ऊपर हमेशा क्या ली जाती है? मात्रा। मात्रा इस प्रकार सा 0, ये 0 दे दिया हमने। ये यहाँ पर समय की कोई भी यूनिट ले सकते हैं और ऊपर अधिगम की मात्रा की कोई भी यूनिट ले सकते हैं। यानी यहाँ 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, या 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। अब देखिएगा, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन हो, उसको रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। जैसे एक बालक 1 घंटे में 1 अध्याय याद कर लेता है, 2 घंटे में 2 और 3 घंटे में 3 अध्याय याद कर लेता है। इसको रेखांकित करने पर जो ये वक्र रेखा प्राप्त हुई उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम का वक्र कहते हैं। आपने कितने समय में कितना अधिगम किया ये दर्शाते हैं अधिगम का वक्र। और ये किसके सूचक होते हैं दोस्तों? सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। एक बार टेक्निकल टीम अंदर आकर कमेंट को चेक करें, लैपटॉप को। देखिएगा दोस्तों, 21वां प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर जो 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? निम्नलिखित में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? यानी सीखने वाले को अधिक स्वतंत्रता कौन देता है? देखिएगा, संरचनावाद, क्रियाशीलवाद, व्यवहारवाद और जो सृजनशीलतावाद होता है दोस्तों, सीखने वाले को जो सर्वाधिक स्वतंत्रता देता है वो सर्वाधिक स्वतंत्रता कौन देता है दोस्तों? सृजनशीलवाद देता है। सृजनशीलवाद होता है क्या दोस्तों? सृजनशीलवाद ये होता है कि यदि आपके अंदर जो भी नया करने का इच्छा होती है, जो भी आप मौलिक करते हो, जो भी आप बिल्कुल नया करते हो, तो बिल्कुल व्यक्ति सर्जन और बिल्कुल नया तब मौलिक तब कर पाएगा जब उसको सीखने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए क्या दी जाएगी? स्वतंत्रता दी जाएगी। तो स्वतंत्रता को कौन दर्शाता है दोस्तों? सृजनशीलवाद दर्शाता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत्य बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? यानी दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जो अभिप्रेरणा के साथ, अंत्य बदलाव के साथ में इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग और अभिप्रेरणा, ये तीनों ही नहीं होती है दोस्तों। आपको इतना सा याद रखना है दोस्तों, जो अभिप्रेरणा होती है, इस अभिप्रेरणा का जन्म तब होता है जब मानव के अंदर क्या होती है दोस्तों? आवश्यकता होती है।
तो सबसे पहले दोस्तों जो अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं, अभिप्रेरणा के स्रोत में जो पहला स्रोत होता है वो क्या होता है? आवश्यकता। आपको इसमें दोस्तों लैंग्वेज में प्रश्न में घुमा कर दे दिया जाता है कि अभिप्रेरणा के साथ अंत्य बदलाव के साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? आवश्यकता का। यानी अभिप्रेरणा का जो जन्म होता है वो मानव की आवश्यकता के साथ होता है, पुरस्कार, संवेग और अभिप्रेरणा के साथ नहीं होता है। इसलिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? आवश्यकता शब्द का। अगला देखिएगा, जीन पियाजे या जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रदर्शित नहीं करता है? देखिएगा प्रश्न क्या पूछा, संज्ञानात्मक विकास को कौन प्रभावित नहीं करता? देखिएगा भाषा, सामाजिक अनुभव, देखिएगा सामाजिक अनुभव देखिएगा प्रभावित करता है। आपके अंदर जो भी परिपक्वता होती है यह भी करता है, क्रियाकलाप यह भी करता है। कौन नहीं करता? भाषा नहीं करता। देखिएगा ये दोस्तों कैसे आया आंसर, आपको इतना सा याद रखना है दोस्तों, जो जीन पियाजे है वो जीन पियाजे भाषा के महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, इतना सा याद रखना। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये किसके महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं? ये भाषा के महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह हल करने के लिए विवश करता है, किस रूप में माना जाता है? देखिएगा ऐसा जब भी होता है इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है? प्रेरक होता है। हम देखिएगा प्रश्न क्या है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उस समस्या को पूरी तरह हल करने के लिए विवश करता है। तो जो भी आंतरिक हल होता है, हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं और उस कोई भी कार्य करते समय यदि हमारा आंतरिक बल उस कार्य को करने के लिए संघर्ष करता है तो उस शब्द की परिभाषा क्या होती है? उसे प्रेरक कहा जाता है। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? प्रेरक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेरक होगा। याद रखिएगा, आपके अंदर उत्पन्न होने वाला आंतरिक बल जो आपको संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है उसको प्रेरक कहा जाता है। अगला देखिएगा, अल्बर्ट जो बांडुरा थे दोस्तों, अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित, यानी अल्बर्ट बांडुरा ने एक सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो सामाजिक अवलोकन पर आधारित है। कि सिद्धांत में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन नहीं होता है, पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, सार का दोहरान भी नहीं होता, प्रतिधारण। देखिएगा अल्बर्ट बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यह कहता है कि मानव प्राय समाज में ही सीखता है और समाज में वही सीखता है जो समाज में देखता है। यानी देखिएगा अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि मानव समाज के मान्य व्यवहार को अपनाता है और अमान्य व्यवहार का त्याग करता है। सबसे पहले समाज से धारण करता है और उसके बाद में जो धारण करता है उसी का उत्पादन करता है। तो देखिएगा धारण जिसका करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिधारण कहा जाता है। तो देखिएगा प्रतिधारण शब्द को अपनाया है। प्रतिधारण यह होता है कि जो भी हम देखते हैं उसका हम धारण करते हैं और उसके बाद में उसी का क्या करते हैं? हम उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? देखिएगा दोस्तों, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, समैगिक और अहमवादी, ये दो तो चिंतन होते ही नहीं है। अब अभिसारी और अभिसारी रहा, तो दोस्तों जो अभिसारी चिंतन होता है उसको सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। ये तो दोस्तों बहुत सिंपल है, इसको तो आपको रटना ही है दोस्तों। जो अभिसारी चिंतन होता है ये फैला हुआ चिंतन होता है, विस्तृत चिंतन होता है, और अभिसारी जो चिंतन अभिसारी होता है ये संकीर्ण होता है। किस प्रकार का चिंतन होगा? संकीर्ण चिंतन। और इस प्रकार में हम यूं कह सकते हैं ये कैसा होता है? विस्तृत होता है। तो दोस्तों जो सृजनात्मक होता है, सृजनात्मकता ये विस्तृतता को दर्शाती है, हम कितना फैलाव में चिंतन करते हैं, इसलिए सृजनात्मक चिंतन को क्या कहा जाता है? अभिसारी चिंतन कहा जाता है। अगला देखिएगा, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? देखिएगा अधिगम के जो सिद्धांत है दोस्तों, पावलोव का जो सिद्धांत है दोस्तों, पावलोव का सिद्धांत क्या कहलाता है? शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। थोंडाई का जो सिद्धांत है दोस्तों, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत।
प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहलाता है। होलमैन ने कोई सिद्धांत नहीं दिया था और स्किनर का जो सिद्धांत है वो स्किनर का सिद्धांत क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 4, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। और शास्त्रीय परंपरागत का अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव द्वारा, और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। अगला देखिएगा, अल्बर्ट बांडुरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? अल्बर्ट बांडुरा ने अपने सिद्धांत में कहा कि बच्चे वही सीखते हैं जो बच्चे समाज में देखते हैं। इसको क्या कहते हैं? यानी बच्चे जब अनुकरण के द्वारा सीखते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? अभ्यास द्वारा सीखना नहीं है दोस्तों, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना यह भी नहीं है, ये तो व्यवहारवाद को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? व्यवहारवाद को। इसके अलावा दोस्तों अंतर्दृष्टि ये संज्ञानवाद को दर्शाता है, गेस्टाल्टवाद को। इसके अलावा निरीक्षण और निरीक्षणात्मक और पुरस्कार के द्वारा, ये भी नहीं है दोस्तों। तो अल्बर्ट बांडुरा ने कहा इसे निरीक्षणात्मक, यानी पहले बच्चा जो भी देखता है उसका निरीक्षण करता है, निरीक्षण करके उसको अपनाता है और उसके बाद में बालक सीखता है। यह अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। अगला देखिएगा दोस्तों, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त चिंतन एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो दोस्तों 4 विशेषता बताई है, उसमें यह कह रहा है कि परिपक्व जो नैतिक चिंतन होता है वो किस अवस्था में होता है। यानी जीन प्याजे की जो 4 अवस्थाएं होती है, उन किस अवस्था में बालक परिपक्व नैतिक चिंतन करने लग जाता है? संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक और मूर्त संक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाएं जीन प्याजे ने बताई थी। तो इस अवस्था ये तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है दोस्तों। कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों, इसमें भी बालक नहीं कर पाता, 2 से 7 तक चलती है। औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, तो किस अवस्था में दोस्तों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें जो भी होगी वो गामक क्रियाएं होगी। किस प्रकार की गामक क्रियाएं? पूर्व संक्रियात्मक में इसमें जो होगा वो अतार्किक चिंतन होगा। किस प्रकार का चिंतन? तार्क। और इसमें जो होगा वो कौन सा चिंतन होगा? तार्किक। और मूर्त में होगा कौन सा? मूर्त चिंतन होगा। तो तार्किक चिंतन नैतिक परिपक्वता को दर्शाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 होगा। तो दोस्तों ये जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये कुछ समझ ये आपको समझ में आए होंगे। और जितने भी प्रश्न है दोस्तों ये यदि किसी को समझ में नहीं आए हैं तो दोस्तों एक बार आप वीडियो देखिएगा, जितने भी एमपी टेट के विद्यार्थी है विशेष रूप से। तो दोस्तों इन सब के पहले एक एक सब्जेक्ट वाइज, आप एक एक विषय का टॉपिक वाइज वीडियो बना रखा है। और दोस्तों जितने भी यूपी टेट के विद्यार्थी हैं दोस्तों, उनको उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका कल बहुत अच्छा पेपर हो दोस्तों। तो नमस्कार कल दोस्तों, हम कल फिर मिलते हैं एमपी टेट के लिए दोस्तों। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.